नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की पेपर सेकंड के लिए जो तैयारी है वो जोर शोर से चल रही होगी। आप लोग कठिन परिश्रम कर रहे होंगे इस परीक्षा के लिए और मैं आपके बीच आज फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके इस परीक्षा को थोड़ा आसान बनाने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। तो आज आपके बीच जो मैं टॉपिक्स लेकर आया हूं वो करंट अफेयर्स बेस्ड एसेज है, यानी कि वैसे निबंध के टॉपिक हैं जो कि समसामयिक हैं, यानी कि पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं घटी हैं, इस साल जो घटनाएं घटी हैं उस पर आधारित है। और जो टॉपिक्स मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मानकर चलिए कि अगर आप इसे प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपको फिर और कुछ भी प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए इन टॉपिक्स के लिए। मैं आपके लिए आज फिर से 7 टॉपिक लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि ट्रेडिशनल टॉपिक्स पर था, उसमें भी मैंने 7 वीडियोस बताए हैं, आप उसे पहले देखें। और ये 7 वीडियोस जो आज मैं आपको करंट अफेयर्स पर आधारित मैं दे रहा हूं, यानी कि 7 + 7 14, अगर आप इतने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो 100% आप जो 2 टॉपिक एग्जाम में खोजते हैं लिखने के लिए बेहतर, वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 टॉपिक जो है आपके लिए वो है G20 समिट। आप सब इसके विषय में जानते हैं, खूब जोर शोर से ये G20 समिट पूरे मैं कहूं तो साल भर मनाया गया। वैसे तो ये सितंबर महीने के खास 3 दिन 8, 9, 10 जो चला था, जहां पर पूरे दिल्ली शहर को 4 दिनों के लिए एक तरीके से कहा जाता है बंद कर दिया गया। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर लगभग सारी चीजें दिल्ली में रुक गई थी। सारे ऑफिसेज की छुट्टी थी, सारे स्कूल्स की छुट्टी थी, यहां तक कि हॉस्पिटल्स में भी जो इमरजेंसी सर्विस है उसे छोड़कर बहुत सारे सर्विसेज को भी रोका गया था, ताकि कम से कम पब्लिक जो है सड़कों पर दिखे और लोगों को जो है उस ड्यूरेशन में, जब G20 समिट जब दिल्ली में चल रहा था और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स जब वहां पर आए हुए थे, उनके मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट टाइम G20 समिट इंडिया में हुआ, जो अपने आप में भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जब आप इस टॉपिक को लिख रहे होंगे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मोटो ऑफ G20, भारत में G20 ऑर्गेनाइज होने के बाद भारत की छवि पूरे वर्ल्ड में कैसी रही, ये G20 का इंपैक्ट जब भारत में खत्म हो, यानी कि G20 जब कंप्लीट हुआ तो उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से गया, पूरे वर्ल्ड ने G20 को किस रूप में देखा, और उसके साथ साथ G20 के साथ साथ भारत को किस रूप में देखा। आपको यानी कि एक पॉजिटिव साइड के रूप में इसको दिखाना है आपको। साथ साथ आपको इसको लिखते वक्त आपको इन तमाम बातों को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज थी G20 में, 20 कंट्रीज क्या क्या थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। G20 में पार्टिसिपेट करने वाली जो कंट्रीज है उसमें वो 80% ऑफ होल जीडीपी रखती है, यानी कि जीडीपी का 80% जो है इन्हीं 20 कंट्रीज के पास है। 75% ऑफ, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो मैंने भी ये आंकड़ा कहीं से चुना है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो इन्हीं G20 देशों के द्वारा किया जाता है, और वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन जो है इस G20 देश के साथ जुड़ी हुई है। कुछ और बातें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जब कि सबसे पहली बार G20 समिट कहाँ हुआ था, नेक्स्ट टाइम G20 समिट कहाँ होने वाला है। इसके साथ साथ आप G20 में अफ्रीकन यूनियन जो पहली बार G20 का पार्ट इस बार बनी, यानी कि भारत में आने के बाद अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का पार्ट बनाया गया, और नेक्स्ट टाइम से एक तरीके से G20 अब G21 हो जाने वाली है। तो इस तरीके से आप G20 समिट को लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कोट्स आप यूज कर सकते हैं जो अलग अलग विद्वानों के ऊपर हैं। मैं इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं वो ट्रिक्स होगा कि आप अच्छा ऐसे कैसे लिखें, अच्छा ऐसे लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें, अच्छा ट्रांसलेशन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें। वो दोनों में सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। मैं प्रयास करूंगा कि अगला वीडियो, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आपके अब तक जो है
मेरे पास आ चुके हैं। और लास्ट वीडियो जो मैंने ट्रेडिशनल जो बनाया उसका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों से आया है मुझे, इसके लिए शुक्रिया। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं जो तमाम आपकी जो क्वेरीज है उसका भी जवाब धीरे धीरे देता रहूं। जो लोग इसके बाद भी मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझसे बात कर सकते हैं। कई लोगों के सवाल आते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2, खेल और भारत, या फिर खेल के जगत में भारत का बढ़ता वर्चस्व। दोस्तों, जितने भी टॉपिक है जो मैंने बताया है, हर टॉपिक दोनों लैंग्वेज में प्रिपेयर करना है आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। तो खेल और भारत, खेल के जगत में भारत का बढ़ता वर्चस्व। आपको पता है कि पिछले इस साल में कुछ दिनों में भारत में बहुत ही अद्भुत चीजें हुई, बहुत ही गजब का परिवर्तन हुआ भारत में। एशियन गेम्स में पहली बार इंडिया ने 100+ मेडल जीता, जो कि अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। अब तक एशियन गेम्स में भारत कभी भी दहाई के आंकड़े को, मतलब डुअल नंबर्स को कभी क्रॉस नहीं कर पाया था। पहली बार भारत ट्रिपल नंबर्स में गया, यानी कि 100 के आंकड़ों को भारत छुआ। 107 मेडल्स भारत ने जीते हैं। तो ये भारत के लिए बड़ी बड़ी एक उपलब्धि है। खेल के जगत में भारत का वर्चस्व बढ़ा है और यही वो दौर है जब अभी वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है। भारत इस बार इसका फिर से होस्ट है और एक अच्छे बेहतर परफॉर्मेंस के साथ भारत इस वर्ल्ड कप में दिख रहा है। तो खेल के जगत में भारत की जो स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, मजबूत हो रही है। तो खेल और भारत ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और आपको याद है कि खेलो भारत मुहिम के तहत जो है इंडिया में इसका कितना प्रचार किया गया था इस बार, या फिर अब की बार 100 पार जो नारा जो हिंदुस्तान में दिया गया और भारतीय एथलीट्स खिलाड़ियों ने ये नारा पूरा करके दिखलाया। तो ये दूसरा टॉपिक था, खेल और भारत, खेल के जगत में भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक नंबर 3, तीसरा टॉपिक, 75 वर्षों का भारत। ये टॉपिक मैं क्यों लेकर आ रहा हूं? क्योंकि यही वो साल है जब पहली बार हमने अपने पुराने संसद को, संसद भवन को, जो लंबे समय तक भारत की आजादी के बाद से अब तक जिस संविधान में, जिस संसद में हम बैठते थे और जिस संविधान की पूजा वहां करते थे, उस संसद का परिवर्तन हुआ। और जिस दिन संसद का परिवर्तन हो रहा था उस दिन जो आखिरी सेशन जो रखा गया था वो यही था, 75th ईयर ऑफ इंडिया, यानी कि या फिर ऐसे कहिए कि 75th ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे लोगों ने इसे दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है संविधान, न्यू पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल, या फिर एक और टॉपिक जो इससे बहुत ही अधिक मिलता जुलता है, इंडिया और भारत। आपको पता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट बन चुका है हिंदुस्तान में, इंडिया और भारत। इसके पीछे की वजह भी पता है कि भाई भारत को इंडिया कहा जाए या भारत कहा जाए, इंडिया कहा जाए या भारत कहा जाए। और इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है कि हिंदुस्तान की जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम ही इंडिया, जिसका एब्रिविएशन जो है इंडिया बनता है। तो इसके बाद से इंडिया और भारत को लेकर एक डिबेट छिड़ गया। आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करते वक्त भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक स्पीच है जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था आखिरी दिन पुराने संसद में, आप उसे सुन सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस टॉपिक को प्रिपेयर करने में। 75th ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या 75 वर्षों का संविधान, 75 वर्षों का पार्लियामेंट, ये आप देख सकते हैं, आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। तो ये था टॉपिक नंबर 3। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक नंबर 4, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो टॉपिक है जो अब तक पिछले साल तक वो ट्रेडिशनल टॉपिक था और अचानक से ये ट्रेडिशनल टॉपिक इस बार का करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक बन रहा है, जो कि फिर से है महिला सशक्तिकरण। अब आप पूछेंगे अचानक ऐसे कैसे हो गया? वो इसलिए क्योंकि इस बार पार्लियामेंट में एक न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया गया जो था महिलाओं के 33% आरक्षण का। पहली बार महिलाओं को
पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन दिया गया और रिजर्वेशन देने की बात की गई। हालांकि इसके पहले भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ऑलरेडी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिसमें बिहार है, एमपी है और भी कुछ स्टेट हैं, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। जब आप इस टॉपिक को लिखेंगे तो थोड़ा सा ब्रॉडर वे में लिखेंगे, जैसे कि पुराने टॉपिक्स को जोड़ते हुए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या फिर जो तमाम जो योजनाएं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहले भी इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे सुकन्या योजना या कन्या सुमंगल योजना, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तरफ से जो है लागू की गई है। तीसरा लक्ष्मी भंडार, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। इस तरह से और भी कुछ चीजें हैं, जो योजनाएं हैं जो कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हैं। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इस बार एक योजना थी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो स्पेशली जो है मैटरनिटी से यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है एक तरीके का, जो उन महिलाओं को दिया जाता है जो कि उस ड्यूरेशन में, यानी कि ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी अगर वो वर्किंग है और प्राइवेट सेक्टर में वर्क करती हैं और उस ड्यूरेशन में उनका जॉब छूट जाता है, वो काम नहीं कर पाती हैं और पैसों की कमी की वजह से उनके बच्चों के पोषण में किसी तरह की कमी ना रह जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत उन्हें कुछ अमाउंट राशि दी जाती है। आप इसके बारे में डिटेल तरीके से पढ़ सकते हैं। इसी साल मार्च 2023 में इसकी वेबसाइट जो है लॉन्च की गई थी, महिला सशक्तिकरण, इसलिए इस बार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है, तो इसे प्रिपेयर करें। महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, या इसे अलग अलग शब्दों में जैसा मैंने कहा ये पूछा जा सकता है, तो वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक एकेडमी है, पहल एकेडमी, इन्होंने एसएससी जीएसटी की क्लासेस स्टार्ट की है। आप चाहें तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन ये करवा रहे हैं और स्पेशली इन्होंने सेकंड पेपर के लिए एक क्रैश कोर्स भी जो है इंट्रोड्यूस किया है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। इसका इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है, बाकी चीजें आप इसमें देख लेंगे और इसका रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आपको हेल्प होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है which is topic number 5, India in space। इंडिया इन स्पेस, अंतरिक्ष में बढ़ता भारत। दूसरे शब्दों में अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती क्षमता, या और भी, या सीधे तौर पर चंद्रयान 3, जो कि इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। तो आप जब इस टॉपिक को लिख रहे हैं तो तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए लिखेंगे। पहला तो चंद्रयान 3, क्योंकि ये टॉपिक फिर से पावर में, लाइमलाइट में इसलिए आया कि पहली बार भारत विश्व का एक ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर जो है अपनी पहुंच बनाई। पहली बार वहां कोई देश पहुंच पाया तो वो भारत था, चंद्रमा के साउथ पोल पर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि वो अनटच्ड एरिया ऑफ मून है अभी भी। और इसके तुरंत बाद आपको याद होगा कि भारत ने एक दूसरा सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजा, जो कि था आदित्य L1। आदित्य L1 जो कि सूरज यानी कि सन के आसपास के एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए था, जिसको स्टडी ऑफ क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, जो कि सोलर विंड की डायनेमिक्स की स्टडी करता है। या फिर सन का जो कोरोना एरिया है, ये वो कोरोना नहीं है दोस्त जिससे हम लोग भुगत रहे थे, वो कोरोना नहीं है। सन का जो कोरोना है वो, अगर आप सोलर इक्लिप्स अगर कभी होता है, तो अगर आप सोलर इक्लिप्स के बाद जब बिल्कुल ब्लैकिश हो जाता है तो एक साइड वेव लाइट की तरह जो है इंट्रोड्यूस होता है, उसे कोरोना कहा जाता है। आप इसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो आप देख पाएंगे। तो आदित्य L1 इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो जब आप इस ऐसे को लिखेंगे तो एक डिटेल आप अंतरिक्ष में भारत कैसे इसने मिशन आर्यभट्ट से स्टार्ट किया था फ्रॉम द ईयर 1975 से लेकर के भारत की जो भविष्य की योजनाएं जो आने वाली हैं, यानी कि 2023 के बाद भी जो आने वाली है, जैसे कि मिशन समुद्रयान आने वाला है, या फिर मिशन गगनयान आने वाला है 2024 में। एक प्रोजेक्ट जो भारत
इसरो और नासा दोनों मिलकर इंट्रोड्यूस करके एक साथ जिस एक प्रोजेक्ट को लाने वाले हैं, नासा प्लस इसरो प्रोजेक्ट कहा जाता है जिसे, वो आप बता सकते हैं। या साल 2026 में भारत मिशन शुक्रयान भी लॉन्च करने वाला है। तो इन तमाम चीजों को आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये इस बार के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसने भारत की तूती, यानी कि भारत का नेम और फेम जो है पूरे वर्ल्ड में दिखलाया, चमकाया है। तो चंद्रयान 3 was your topic number 5. Now moving towards the next topic, which is number 6, भारत और कृषि, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। कृषि के क्षेत्र में आया बड़ा परिवर्तन। अब आप कहेंगे ये करंट अफेयर बेस्ड कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया कि इस साल भारत ने कृषि से संबंधित 6 योजनाएं लॉन्च की हैं। जी हाँ, तो एक साल में इतनी अधिक कृषि से संबंधित योजनाएं लॉन्च भी नहीं होती हैं। इस साल भारत ने कृषि पर बहुत ही विशेष फोकस किया, और आपको याद है कि इसके पहले भी लगातार बहुत सारी कृषि से संबंधित योजनाएं चल रही हैं हिंदुस्तान में। तो इस साल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से था। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी लॉन्च की गई, जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज की तरफ से किया गया। कृषि का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है फिशरीज, मत्स्य, जो क्योंकि मछली पालन भी कृषि का एक पार्ट है। वो अलग बात है कि लाइव स्टॉक्स के क्षेत्र में काउंट होता है। पीएम मत्स्य संपदा योजना, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि फिर से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से किया गया। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने भी दो योजनाएं लॉन्च की हैं। पेमेंट फॉर इंडिजीनियस यूरिया, कि भारत में जो यूरिया बन रही है उसको किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए, उसे किसान अधिक से अधिक यूज करें। या फिर पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ यूरिया, जो बाहर से जो यूरिया आ रही है उसका पेमेंट कैसे होगा, उससे संबंधित भी एक योजना लॉन्च की गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार एग्रीकल्चर को रखा गया है, माना गया है। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने आपके लिए चूज किया है इस बार, विच इज टॉपिक नंबर 6, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत और कृषि, या भारत कृषि के क्षेत्र में बढ़ता हुआ भारत। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। और जो मैंने कहा कि हर टॉपिक बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी याद रहे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच इज टॉपिक नंबर 7, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। भले ही ये लास्ट है बट लीस्ट नहीं है। रैपिड चेंज इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत के यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव, या भारत के यातायात व्यवस्था का बदलता स्वरूप। आप इस तरह से अलग अलग टॉपिक से पूछा जा सकता है, या सीधे तौर पर इसे RRTS, रैपिड रेल सर्विस, वंदे भारत, इस तरह के अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है। यानी कि भारत में जो इंटरनल जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब कि भारत के अंदर जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, यानी कि ये वही भारत है जो आपको याद होगा कि जब पहले एक छवि आती थी, एक रेलगाड़ी जिसके ऊपर लोग ऊपर से बिल्कुल ढके हुए, इतना बहुत बड़ी आबादी जो रेलवे के अंदर तो बैठी है, लेकिन रेलवे के बिल्कुल उसके बोगी के ऊपर, इंजन के ऊपर हर तरफ से कोई एक उसका इलाका नहीं है जहां से लोग झूले हुए ना हो, लटके हुए ना हो, खिड़कियों में साइकिल बांध दिया गया हो, दूध वाले ने अपनी टंकी बांध दी है, उसके साथ साथ अपने जो भी उसके साथ है। तो ये हिंदुस्तान, वहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी और आज वो रैपिड रेल सर्विस तक पहुंच रहा है। आपको पता है कि हाल ही में बिल्कुल रिसेंटली RRTS इंट्रोड्यूस किया गया, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच में है। हालांकि अब तक मेरठ तक पूरी नहीं पहुंच पाई है, अभी बीच का काम इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया और इसके साथ ही ये बहस बहुत ही तेज हो गई है। दिल्ली से अलवर तक ये स्टार्ट होने वाला है, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। तो इंडिया ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर है, इसमें बहुत अधिक फोकस किया है, बहुत अधिक भारत का जोड़ है इसमें। ठीक उसी तरह से आपको पता है कि वंदे भारत लगातार भारत में इंट्रोड्यूस की जा रही है, और अब तक इंडिया में 34 वंदे भारत
ट्रेन इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, जो कि भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक क्रांति है। यातायात के सेक्टर में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। यहां तक कि केवल यही नहीं, कोची में एक वाटर मेट्रो भी शुरू किया गया। वाटर मेट्रो, जिसे कोची वाटर मेट्रो के नाम से कहा जाता है, यानी कि पानी में चलने वाला मेट्रो। ये आप देख सकते हैं, जहाज है जो मेट्रो की तरह दिखता है बिल्कुल, और उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। और स्पेसिफिक मेट्रो, जो मेट्रो आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में से मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता था, मात्र 4 ही रहे, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, केवल 4। लेकिन आज हिंदुस्तान वो देश है जहां के 15 शहरों में मेट्रो है। और हाल ही में प्रॉमिसिंग, इसके अलावा भी कुछ शहर हैं अभी फिलहाल, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, गुड़गांव जिसको गुरुग्राम कहा जाता है, मुंबई, नोएडा, कोची, लखनऊ, नागपुर, कानपुर, पुणे, इन शहरों में अभी मेट्रो उपलब्ध है। और अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, जैसे कि पटना में आ रहा है, वाराणसी में आ रहा है, मेरठ में आ रहा है, बरेली में आ रही है, या झांसी में, प्रयागराज में, इन तमाम शहरों में जो है मेट्रो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, यानी कि मेट्रो का काम चल रहा है और जल्द ही इंप्लीमेंट हो जाने वाला है। तो इसके साथ साथ इंडिया ने और भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए और भी काम किया, जैसे कि एक ऑल्टरनेट रिवर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया। हाल ही में आपको याद होगा कि एक गंगा विलास के नाम से एक क्रूज स्टार्ट किया गया था, जो कि वाराणसी से शुरू हुई थी और जो कि असम के डिब्रूगढ़ तक गई। मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये लॉन्गेस्ट क्रूज ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, स्टार्टिंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर क्रूज कहा जा सकता है इसको, की सवारी की गई, जो इसी साल मार्च के महीने में लगभग इंट्रोड्यूस हुई थी। समथिंग 52 दिन कुछ ऐसे लगे थे इसकी सवारी में, 52 दिन, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और केवल ये रिकॉर्ड नहीं, ये बस केवल एक टेस्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में एक ऑल्टरनेट मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि रिवर के जरिए यूज किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, और ये सक्सेसफुल रहा। उसी तरह से जैसे कि असम जो गवर्नमेंट है, असम गवर्नमेंट ने भी 2 नदी ब्रह्मपुत्र और बराक जो है वहां पर भी उन्होंने स्टार्ट किया है असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, AIWTP, असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे इंट्रोड्यूस किया गया ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर पर, ताकि पूरे असम में एक अलग ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट बना। और तो ये तमाम चीजें हैं जिसके जरिए मैंने आपके इस टॉपिक को चुना है, जो कि रैपिड चेंज इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि भारत में लगातार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, विच इज टॉपिक नंबर 7। इसके अलावा मैं 2 और एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूं जो कि करंट बेस्ड है। पहला, युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस। आपको पता है अभी इजराइल, पैलेस्टीन, गाजा जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इसे आप प्रिपेयर करें। और इसके साथ साथ क्योंकि इजराइल और गाजा वो टेररिस्ट और उसको उस नजरिए से देखते हैं, तो एक टॉपिक हमेशा आपके लिए बना रहेगा, विच इज टेररिज्म, आतंकवाद। इस टॉपिक को भी आप अपने साथ हमेशा प्रिपेयर रखेंगे और इन तमाम चीजों को, इस पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। और दूसरा, आपको चल रहा है, आपको पता है लंबे समय से एक और वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रसिया। तो रसिया यूक्रेन वॉर, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसे आप जरूर पढ़कर जाएंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स पर आधारित है, जो एक इंटरनेशनल टॉपिक है, तो इसका भी आप ख्याल रखेंगे। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ 7 टॉपिक बताए और 7 ट्रेडिशनल टॉपिक मैंने पहले ही अपने दूसरे वीडियो में बताए थे। तो अगर आप इन 7 7 + 7 14 टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके अलावा कुछ और प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल मन से इसे प्रिपेयर करें, खूब मेहनत करें, ढेर सारे वेबसाइट खंगालें, जहां से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं करें, और अच्छे ढंग से लिखने की कोशिश करें। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।